हेलो एवरीवन, देखिए अब एम्पियर सर्कुलर लॉ की सेकंड एप्लीकेशन देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर कैसा होता है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं। देखो ये क्या है, होलो है, अंदर से क्या है, खाली है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। ठीक है, और अंदर से क्या है, खाली है। ठीक है ना, तो ये होता है होलो सिलेंडर। ठीक है, तो होलो सिलेंडर की हम बात करें तो होलो सिलेंडर यहाँ बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने बनाया है एक होलो सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें हम ये इसकी एक्सिस ले लेंगे एक। ठीक है, एक्सिस कैसे लेंगे इसके, बिल्कुल मिड से। ठीक, इस तरीके से, और इसमें आपके पास करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, और ये जो एक्सिस ली है इसको हम लिख देते हैं एक्स और वाई, और इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर। अब होलो सिलेंडर के अंदर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब आप करंट फ्लो करवाते हो तो जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। कहाँ पर होगा, सरफेस पे। मतलब वो जो करंट आपने दिया है कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर होगा। मतलब अंदर कोई करंट नहीं होगा, अंदर से खाली है सिलेंडर वैसे भी, तो अंदर कोई करंट नहीं है। समझ रहे हो बात, तो इनसाइड द सिलेंडर देयर इज़ नो करंट। समझ रहे हो ये बात को या नहीं। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि एक होलो सिलेंडर है इज़ वन टू विच एनी गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सरफेस पे रहेगा सिलेंडर के, दैट इज देयर इज़ नो करंट इनसाइड द सिलेंडर। क्लियर। और कंसीडर किया हमने एक होलो सिलेंडर जिसकी रेडियस है आर और करंट कितना है आई। अब इसका जो हम करंट यहाँ पर बनाएंगे, देखो सिलेंडर तो आपको पता चल गया किस तरीके से है, यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे कि ये करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, देखो सरफेस पे रहेगा, तो वो तो यहाँ पर हम कैसे दिखाएं, क्योंकि 3D में है ये पूरा का पूरा आपके पास फिगर। तो हाँ, एक्सिस पे दिखाया, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से करंट गया, ठीक है, पूरे में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और फिर उसके एक पॉइंट से बाहर निकल गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब इसके अंदर 3 केस चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला केस क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। अब देखो अभी अभी आपको मैंने बताया कि इनसाइड द सिलेंडर कोई करंट नहीं फ्लो करता, तो जब कोई करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा, समझ रहे हो। तो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा होलो सिलेंडर के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लिख भी देते हैं, सिंस देयर इज़ नो करंट इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, दिख रहा है। ठीक है, और ये वाले केस में अगर हम देखें, मान लो कोई पॉइंट P मैं यहाँ बना दूँ। ठीक है, P पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर ना, ये बनाया मैंने, मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉइंट P पे मान लो ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, एक्सिस से लेंगे अब किसी भी पॉइंट की दूरी, तो ये मान लो स्मॉल r हो गई आपके पास। ठीक है, तो ये केस कौन सा हुआ, ये स्मॉल r जो है इस कैपिटल R से क्या है, छोटी है। तो मतलब ये स्मॉल r क्या है, छोटी है, और कैपिटल R बड़ी है। ये वाला केस चल रहा है इसमें। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे देखो, अब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो आप सोचो कहीं एम्पीरियन लूप बने। एम्पीरियन लूप बनेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। किसको क्लोज करें, मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज करते हैं, तो अंदर तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देयर इज़ नो करंट इनसाइड द सिलेंडर। समझ में आ रही है बात। तो देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी केस फर्स्ट के अंदर। क्लियर हो रही है चीज़, कहानी समझ में आ रही है क्या लिखी है। ठीक है, अब चलते हैं केस 2 पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर के लिए देखो क्या होगा, अगर मैं इसके लिए एक नया फिगर बनाऊँ यहाँ पर, तो देखो आउटसाइड द सिलेंडर के लिए क्या होगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप बनाई हमने ये। ठीक है, ये एक्सिस बना देते हैं। एक्सिस बनाना जरूरी है सिलेंडर के केस में। ठीक है, क्योंकि 3D में है तो एक एक्सिस लेना ही पड़ेगा इसका हमें। ठीक है, वहीं से हम पॉइंट की दूरी को लेंगे। ठीक, और ये रेडियस कितनी है, कैपिटल R है सिलेंडर की। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द सिलेंडर, तो पॉइंट P यहाँ ले लेते हैं हम, आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अब जब आउटसाइड द सिलेंडर हमने ये लिया, ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, मान लो ये स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r ही लेके चलेंगे दूरी, जो भी हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उसकी दूरी कितनी मान के चलेंगे, r दूरी मान के चलेंगे। अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, सरफेस पे तो क्या था, करंट था ही, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही बाहर, क्योंकि सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियस है बाहर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे एक वायर के केस में होता था, वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके बाहर भी क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड आता था। वही चीज़ यहाँ पर बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरीके से, ऑब्वियसली बात है सर्कल्स की शेप में ही बनता है। ठीक है, सर्कल की शेप में ही क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो सिलेंडर क्या है, एक वायर है जैसे, तो ये भी तो एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होती थी। अगर आप देखें कोई मोटी वायर है, ठीक है, तो वैसे बनेगी। ठीक, लेकिन बस हाँ वो फ़र्क रहेगा कि ये कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है। ये वाला होलो है जिसमें इन साइड में क्या है, करंट जीरो है। लेकिन जैसे वायर का हम कोई बात करते हैं तो वो सॉलिड सिलेंडर की
फॉर्म में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब बाहर पी पॉइंट की बात है तो अभी ये क्या है, सरफेस पे करंट है, तो ऑब्वियस है करंट होगा ही, और किस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस शेप में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में ही होगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप कंसीडर करनी पड़ेगी इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने एम्पीरियन लूप बनाई, रेडियस स्मॉल आर वाली ही, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट को कंसीडर क्या करते हैं हम, स्मॉल पार्ट को डीएल कंसीडर करते हैं इसका, ठीक है, दिख रहा है डीएल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें, देखो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो लगाओ जरा थंब रूल, एक्सिस पे ये करंट ऐसे जा रहा है, थंब रूल लगाया और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इस तरीके से मूव करेगा, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड, तो इस तरीके से फ्लो करेगा, एरो ऐसे डलेंगे, समझ रहे होंगे ये सब बातें तो आप, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करें हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट डाल देंगे, ये लो जी टेंजेंट डाल दिया इस तरीके से, तो बी भी ये हो गया इसका, बी और डी एल, ठीक है, सेम ही है डायरेक्शन, तो एंगल कितना है यहाँ पर, 0 है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं सेकंड केस में, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर वाले में क्या लिखेंगे, कंसीडर अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सेंटर ऑफ सिलेंडर मतलब एक्सिस से, यहाँ से ये एक्सिस थी और उसके सेंटर से हमने ले लिया पी पॉइंट। क्लियर है इतनी कहानी, बताओ। अब ये कौन सा केस है, इसमें आर जो है ये स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉल आर जो है ये बड़ा है कैपिटल आर से, समझ लो। कई बच्चों को कन्फ्यूज होती है, सर आपने स्मॉल आर वाला कैपिटल आर से बड़ा कैसे ले लिया। तो यार ये वो वाली बात नहीं कर रहे, हम अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं कर रहे, स्मॉल आर और कैपिटल आर, बड़ा आर छोटा आर। यहाँ पर देखो ना, ये आर यहाँ लेंथ बड़ी ली है ना इससे वाले आर से, तो लिखना ऐसे ही पड़ेगा, ये आर क्या है, ग्रेटर है इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचा करो चीज़ों को, क्लियर है। देखो ये डेरिवेशन सेम ऐसी ही चलेगी जैसे कि आपने एप्लीकेशन की थी इसकी फर्स्ट वाली, वैसे ही है इसमें भी, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी देख लो जरा क्या बनेगा यहाँ पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं हम, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल कैसे हम इसको ओपन करते हैं, बी डी एल और साथ में चलता है कोस थीटा, और अभी भी मैंने आपको बताया बी और डी एल के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा क्या है यहाँ 0, और कोस 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से देखो ज़रा, ये आपके पास आ जाएगा बी डी एल, ठीक है। और इसकी डी एल की इंटीग्रेशन देखो, बी इंटीग्रल ऑफ डी एल, और डी एल की इंटीग्रेशन आपको पता है कितनी होती है, 2 पाई, और रेडियस आर है तो 2 पाई आर। समझ रहे होंगे डी एल की इंटीग्रेशन कैसे आई, डी एल का मतलब क्या है, पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या, जोड़ना। तो डी एल स्मॉल पार्ट था, तो पूरे की लेंथ कितनी होगी सर्कल में हमारे पास, 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपके पास बी डॉट डी एल, क्लियर। इसको मानो आप फर्स्ट इक्वेशन, सेम चल रहा है ना। देखो अब क्या करो, नाउ अप्लाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो वो क्या होता है, देखो आपके पास बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू में क्या होता है, म्यू नॉट आई, है ना। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई, इसको मान लो आप सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, बी इक्वल टू में बी 2 पाई आर लिख देता हूँ मैं पहले, बी 2 पाई आर इक्वल टू में म्यू नॉट आई। समझ रहे हो कैसे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी इन दोनों इक्वेशन में। तो बी 2 पाई आर इक्वल टू में म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। समझ में आ रही है कहानी या नहीं, बताओ, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास निकला, बी इक्वल टू में क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास, म्यू नॉट आई 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकल गया, ठीक है। ये था आउटसाइड द सिलेंडर, जिसमें ये वाला आर बड़ा है इस वाले आर से, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ज़रा। देखो ये रहा आपके पास यहाँ केस थर्ड। देखो केस थर्ड में क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर में अगर आप देखें तो देखो, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ इसका, ये हो गया हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, और ये इसका एक्सिस हो गया इस तरीके से, और करंट ऐसे जा रहा है, ये एक्स है, ये वाला वाई है आपके पास, ठीक है, और ये करंट आई है। तो इसमें क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखो इसकी रेडियस है आर, ठीक है, ये वाली, और जो आपको लेना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मान लो ये पी पॉइंट कंसीडर करोगे, तो इस पी पॉइंट पे अगर हम देखें, क्योंकि सरफेस पे ही करंट फ्लो कर रहा है और सरफेस पे ही चाहिए मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी तरीके से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे ऊपर।
तो ये वाली जो रेडियस है ये कितनी है, ये हम स्मॉल आर लेते हैं। लेकिन अगर इस केस में देखें हम, ये वाला आर और ये वाला आर तो इक्वल ही है या नहीं है, बता दो आपके नहीं है क्या। तो इस केस में क्या है, आर इक्वल टू में आर है। तो हमें कुछ नहीं करना इसमें, जो अभी हमारे पास पीछे ये आंसर आया था ना इस वाले केस में, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व इसमें भी होगा, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ ये स्मॉल आर है ना, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, कैपिटल आर लिख देंगे। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। वो भी इसलिए बताने के लिए कि पता चले कि ये वाला जो आर है किसके इक्वल है, यहाँ पर ये वाले ही आर के इक्वल है, इसलिए हम ये कैपिटल आर पुट कर देंगे। समझ रहे हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बात, व्हेन पॉइंट P lies on the surface of cylinder, on the surface of cylinder, तो क्या होगा, देन B इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो वहाँ पर क्या आया था हमारे पास अभी म्यू नॉट आई अपॉन में 2π स्मॉल आर था। बस यहाँ मैं कैपिटल आर लिख दूंगा ताकि ये पता चल जाए कि बस हमारे पास ये जो स्मॉल आर था ये यहाँ पर किसके इक्वल है, ये कैपिटल आर के इक्वल है, क्योंकि सरफेस ऑफ द सिलेंडर के ऊपर ही निकाल रहे हैं, तो रेडियस तो सेम ही रहने वाली है ना फिर, इस वजह से। क्या बातें क्लियर हुई हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें ये देखना है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, इस तरीके की बातें आपको इसमें देखनी है। ऐसे ही आपने कुछ गोल्स लॉ में भी किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब उसकी एप्लीकेशंस कर रहे थे हम, उसमें भी किया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, वहाँ पर था हमारे पास होलो स्फीयर, ठीक है ना, उस केस में हुआ था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो किस किस के बीच में होगी, ये सब तो यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस होगा जो कि हम आर लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा क्योंकि 3 केस हैं हमारे पास, ठीक है। 3 केस कौन कौन से थे, पहला केस कौन सा था, इनसाइड वाला, ठीक है। इनसाइड में क्या था हमारे पास, अगर देखें हम, इनसाइड में आर जो थी हमारे पास वो छोटी थी, ये वाली, इस वाले कैपिटल आर से, ठीक है। तो इस केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो ही था। तो अगर जीरो था तो यानी कि ये तो जीरो ही रहेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये चीज़ चल रही है ना, ऐसे बढ़ रही है ऊपर, तो ये यहाँ पर जीरो है, तो ये तो यहाँ तक ये जीरो ही चलता रहेगा, यहाँ तक मान लो इस पॉइंट तक चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, केस कौन सा है, एक है आउटसाइड का और एक है ऑन द सरफेस। तो अगर आप देख रहे हो इस सिलेंडर में, देखो पहले इनसाइड वाला चल रहा है, फिर ऑन द सरफेस वाला चलेगा, फिर आउटसाइड वाला चलेगा। अब हमने किया कैसे है, हमने पहले इनसाइड वाला किया, फिर आउटसाइड वाला किया, फिर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर वाला किया। लेकिन ग्राफ में हमें कैसे चलना है, पहले इनसाइड, फिर ऑन द सरफेस, फिर आउटसाइड, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर की अगर आप बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जहाँ करंट फ्लो कर रहा है उसके बिल्कुल ही ऊपर की बात कर रहे हैं ना हम, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल पास में है, तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मान लो ये वाला बी मैक्स है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका मैक्सिमम है। तो यहाँ तक ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं ऐसे डॉटेड में, ठीक है। और एकदम से ही इंक्रीज़ होगा ये, ऐसा तो यानी कि धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं ऐसे करके लाऊंगा लाइन को, ठीक है। ये तो यहाँ इस पॉइंट तक क्या है, जीरो है, फिर इंस्टेंटली बढ़ा, क्यों, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे आ गए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा केस है हमारे पास, जो कि आर इक्वल टू में आर है, समझ रहे हो। तो ये क्या है हमारे पास, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइम पे ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर। फिर कौन सा केस था हमारे पास, आउटसाइड वाला है ना, जो यहाँ पर हमने सेकंड किया था, आउटसाइड। आउटसाइड में देखो क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको नॉर्मल भी पता है कि आप जहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इससे आप जितना दूर जाओगे, जैसे ये वाले पॉइंट पे ही ले लो, ठीक है, ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है ना इस वाले में, अब जितना पास में रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ज़्यादा, और जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहेगा, दूर होता जाएगा। सीधी सी बात है, ये सब बातें आपको पता ही हैं, ठीक है। और नहीं तो आप इसके फॉर्मूले से भी ये चीज़ कंसीडर कर सकते थे कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पर, R। तो ये वाला R बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, देखो ये चीज़ हम, तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे करके ये जीरो आएगी, ठीक है। और ये क्या है, B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इस वजह से, क्लियर है। और ये कौन सा केस था हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पर, ये सेकंड केस था ना, R इज़ ग्रेटर देन R वाला। तो 3 रीजन में ये डिवाइड हो गया। यहाँ पर क्या है, B ज़ीरो है और इसमें मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पर ये धीरे धीरे घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना आप दूर जाओगे तो क्या होगा, ये घटने ही वाला है, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं कई बार क्या, कि जैसे ये R हमने डाला है ना इसमें, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए था नीचे, इस तरीके से, जैसे ये बना है ना, इसमें ये कहते हैं कि ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। देखो ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा, कि इसमें और भी फैक्टर्स होंगे। तो ये ऐसा ही नहीं है कि जितना R बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ऐसा नहीं है। अब देख रहे होंगे आप, इसमें क्या हो रहा है, एक रेंज के बाद क्या हो रहा है आपके पास, R क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन B बहुत तेज़ी से घटता है,
समझ रहे हो? तो ये और भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये ऐसे क्यों बनाई है हमने, ऐसे आनी चाहिए थी ये लाइन, तो ठीक है, क्योंकि आपने यही पढ़ा है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये ऐसे कर्व बनती है इसकी, ठीक है, ना कि स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है। क्लियर? जैसे इस तरीके की आपको पता है कब बनती हैं, जब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर तो नहीं है, फिर भी ऐसी बन रही है, तो मैंने आपको बताया इसमें और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि जैसे आर बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तेज़ी से ये घटता है आपके पास। समझ रहे हो चीज़ को? आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? ठीक है। अब देखो आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि फिर ये जो था हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर वाली बात जो थी, इसमें भी नीचे आर आ रहा है, तो ये भी यूनिवर्सली वाला है, तो इसमें मैक्सिमम कैसे है? देखो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों के ये क्या क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पर भी ये आर है तो ये यूनिवर्सली है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कैसे है? तो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक, क्या कि खुद सोचो, ये फॉर्मूले को ना देख के आप नॉर्मल चीज़ सोचो कि ये आर कौन सा आर है, ये स्मॉल आर था, ये ही इस आर के इक्वल हुआ, और मैक्सिमम ही रहेगा क्योंकि करंट क्या है, बिल्कुल जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है उसके बिल्कुल ही ऊपर पड़ी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। उससे फिर आगे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो चीज़ भी आप नॉर्मल भी समझ सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूले से भी क्लियर हो रही है, इस वजह से फॉर्मूले से भी समझा दी है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ ना होना कि यहाँ ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे भी नीचे ही आ रहा है आर, तो उस तरीके से क्यों नहीं किया, ठीक है। ये वाला आर इस वाले आर के ही इक्वल है, दोनों आर इक्वल है ना, ठीक है। तो ये केस पर्टिकुलर कैसा है जिसमें मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बिल्कुल ही करंट के पास है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से करो, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं जो कि होगी आपके पास सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है, वो भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।